आज हम मध्यकालीन इतिहास के मुगल काल के शासक अकबर के बारे में बात करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में भी अकबर के बारे में बात किए थे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में उसके बारे में बात किए थे। आज फिर हम उसके आगे बात करने जा रहे हैं कि और किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में अकबर से संबंधित। जैसे कि हम लोग जाने थे पिछला बार पिछले क्लास में कि 1556 से 1605 तक इनका शासनकाल रहा था अकबर के। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर जो है, अकबर के शिक्षक कौन थे? तो अकबर के शिक्षक थे अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी थे। अकबर के शिक्षक कौन थे? अब्दुल लतीफ ईरानी। अकबर जो एक युद्ध लड़े थे उस युद्ध का नाम दिया गया था हल्दी घाटी के युद्ध। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कि अकबर एक युद्ध लड़े थे, उस युद्ध का नाम दिया गया था हल्दी घाटी के युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था हल्दी घाटी के युद्ध? 18 जून 1576। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध किनके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें से अकबर की जीत हुआ था, जबकि महाराणा प्रताप क्या हो गया था? हार गए थे। महाराणा प्रताप क्या हो गया था? हार गए। कभी कभी यही पूछ लेता है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसमें किनका विजय हुआ था? तो अकबर का विजय हुआ था, जबकि महाराणा प्रताप क्या हो गया था? हार हो गया था। जिस समय युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का, उस समय महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ था? तो कुंभलगढ़ था। कहाँ था? कुंभलगढ़ यानी मेवाड़। कुंभलगढ़ के मेवाड़ में था। महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ था? कुंभलगढ़ के मेवाड़ में था। जो ही महाराणा प्रताप की हार हुआ तो क्या कर दिए, अपना राजधानी को बदल दिए और राजधानी को बदल कर करके डूंगरपुर चावड़ नामक स्थान कर दिए। क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में कि महाराणा प्रताप जो है हल्दी घाटी के युद्ध के हार के बाद अपनी राजधानी कुंभलगढ़ मेवाड़ से बदल कर कहाँ कर दिए? तो डूंगरपुर चावड़ नामक स्थान पर, डूंगरपुर चावड़ नामक स्थान में कर दिए। कहाँ कर दिए? डूंगरपुर चावड़ नामक स्थान में कर दिए। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब में के अंदर जो सेना भाग लिया था उसके बारे में भी प्रश्न पूछता है कि महाराणा प्रताप की तरफ से कौन भाग लिया था और जबकि अकबर की तरफ से कौन भाग लिया था। महाराणा प्रताप की तरफ से भाग जो लिया था सेना, हाकिम खां सूर था। कौन था? हाकिम खां सूर था। भील के छोटी सी टुकड़ी था, भील के छोटी सी टुकड़ी था हाकिम खां सूर। महाराणा प्रताप से जो की तरफ से जो भाग लिए थे सेना, उनका क्या नाम था? हाकिम खां सूर। और कौन भाग लिए थे? तो भील के छोटी सी टुकड़ी भाग लिए थे। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई में भाग लिए थे। कौन को भाग लिए थे? हाकिम खां सूर और भील की छोटी टुकड़ी भाग लिए थे। जबकि अकबर के बारे में बात करें कि अकबर की तरफ से सेना कौन भाग लिया था, तो मान सिंह और आसफ खां अकबर की तरफ से जो सेना भाग लिए थे, क्या कौन भाग लिए थे? मान सिंह और कौन भाग लिए थे? मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां कौन भाग लिए थे? मान सिंह और आसफ खां लिए थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा भी हुआ करता था जो कि काफी चर्चित था और आज भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है कि उनका क्या नाम था, घोड़ा क्या नाम था? तो चेतक। महाराणा प्रताप घोड़ा क्या नाम था? चेतक था। महाराणा प्रताप घोड़ा के नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप घोड़ा क्या नाम था? चेतक था। जबकि उनके पास एक हाथी भी रहा करता था, उस हाथी का नाम था राम प्रसाद। काफी पूछता है ये हाथी के बारे में। राम प्रसाद पहले चेतक के बारे में पूछता था, जो कि अब हाथी के बारे में पूछने लगा है किसी भी एग्जाम में। तो महाराणा प्रताप के पास हाथी था, उसका क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के पास जो हाथी था उसका क्या नाम था? राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था। घोड़ा क्या नाम था? चेतक था। फिर हम बात करते हैं कि अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 19 जनवरी 1597 को हो गया। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गया? 19 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गया? 19 जनवरी 1597 को हो गया। अब क्यों हो गया? तो एक युद्ध में जो है एक तीर चढ़ा रहे थे और तीर कमान चढ़ाने के दरमियान जो है उनको अंदरूनी दर्द हो गया, चोट पहुंच गया और इसी वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है 19 जनवरी 1597 को हो गया। कब हो गया? 19 जनवरी 1597, 1597। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गया? 1597 हुआ, 19 जनवरी 1597। फिर हम आगे बात करते हैं अकबर के बारे में। क्वेश्चन पूछता है कि जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? अकबर। जब्ती प्रणाली किसने शुरू किए थे? अकबर के थे धन इकट्ठा करने के लिए, अपने शासन प्रशासन चलाने के लिए जब्ती प्रणाली शुरू किए थे। कौन? अकबर। क्वेश्चन पूछेगा कि जब्ती प्रणाली किसने शुरू किए थे? अकबर शुरू किया था। जब्ती प्रणाली किसने शुरू किया था? अकबर।
फिर हम आगे बात करते हैं, आगे जो बात करते हैं, दासाला बंदोबस्त शुरू किया गया था कब? 1580 में। दासाला बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 1580 में शुरू किया गया था। दासाला बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 1580 शुरू किया गया था। 1580 दासाला बंदोबस्त कब शुरू किया गया था? 1580। किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो राजा टोडरमल के द्वारा। दासाला बंदोबस्त किनके द्वारा शुरू किया गया था? राजा टोडरमल के द्वारा शुरू किया था। तो राजा टोडरमल थे क्या, कौन? तो राजा टोडरमल जो है अकबर के दीवान थे। राजा टोडरमल क्या थे? अकबर के दीवान थे। राजा टोडरमल क्या थे? अकबर के दीवान। राजा टोडरमल क्या थे? अकबर के दीवान थे। राजा टोडरमल क्या थे? अकबर के दीवान। फिर पूछता है राजा टोडरमल के बारे में कि राजा टोडरमल जो है भागवत पुराण को फारसी में अनुवाद किए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि भागवत पुराण को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो राजा टोडरमल। भागवत पुराण को फारसी में अनुवाद किसने किया? राजा टोडरमल किया। कौन किए? राजा टोडरमल। भागवत पुराण को फारसी में अनुवाद किसने किए? राजा टोडरमल किए। और राजा टोडरमल जो है खत्री जाति संबंध रखते थे। राजा टोडरमल की जाति संबंध रखते थे? खत्री जाति संबंध रखते थे। राजा टोडरमल की जाति संबंध रखते थे? खत्री जाति संबंध रखते थे। और राजा टोडरमल जो है वित्त मंत्री थे। अकबर के समय जो है, अकबर के दरबार में जो है वित्त मंत्री के रूप में कौन थे? तो राजा टोडरमल। क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि वित्त मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। अकबर के दरबार में वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि अकबर के दरबार में कुछ चित्रकार रहा करता था जिसका नाम था कौन, जिनमें से अब्दुल समद, दसबंद और बसावन। अकबर के दरबार में जो चित्रकार हुआ करते थे कौन कौन थे? अब्दुल समद, दसबंद और बसावन। अब्दुल समद, दसबंद और बसावन। अकबर के दरबार में कौन चित्रकार रहते थे? तो अब्दुल समद, दसबंद और बसावन रहते थे। अब्दुल समद को जो है अकबर ने उपाधि दिए थे, तो क्या उपाधि थे? सीरी कलम का। काफी क्वेश्चन पूछता है कि सीरी कलम का उपाधि अकबर किसको दिए थे? तो अब्दुल समद को। सीरी कलम का उपाधि किसको दिया था अकबर? तो अब्दुल समद को। सीरी कलम का उपाधि को किसको दिया था? सीरी कलम को। अब्दुल समद को अकबर ने किसी का उपाधि दिए थे? तो सीरी कलम। किसी को उपाधि दिए थे? सीरी कलम को उपाधि दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि सीरी कलम को उपाधि अकबर किसको दिया था? दिए थे तो अकबर समद को। किसको दिए थे? अकबर समद को। फिर हम आगे बात करते हैं कि चित्रकार के साथ साथ जो है अकबर के दरबार में गायक भी रहते थे। चित्रकार के साथ साथ अकबर के दरबार में क्या रहते थे? गायक रहते थे। और उन गायकों में से कौन कौन थे? तो तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा, बाज बहादुर। कौन कौन थे? तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा, बाज बहादुर। कौन कौन थे? तानसेन, बाबा रामदास, बैजू बावरा, बाज बहादुर। इन गायकों में से तानसेन काफी लोकप्रिय थे। तानसेन काफी लोकप्रिय थे, काफी अच्छा गाते थे। तो तानसेन के बारे में से संबंधित क्वेश्चन काफी पूछता है किसी एग्जाम में। तानसेन के बारे में पहले जन्म के बारे में जानते हैं कि जन्म कब हुआ था इनका? तो 1506 में हुआ था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 के ग्वालियर में। तानसेन का जन्म कब हुआ था? 1506 के ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? तो तानसेन का बचपन का नाम था रामतनु पांडे, क्योंकि ब्राह्मण जाति संबंध रखते थे तो इसलिए इनका क्या नाम था? रामतनु पांडे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन के बारे में और भी प्रश्न पूछता है कि तानसेन जो है ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता है। पूछे क्वेश्चन कि ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता कौन है? तानसेन। ध्रुपद गायन शैली जन्मदाता कौन है? तानसेन। ध्रुपद गायन शैली जन्मदाता कौन है? तानसेन। ध्रुपद गायन शैली जन्मदाता कौन थे? तानसेन। तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहने के पहले जो है रामचंद्र नामक एक राजा हुआ करता था रीवा का, उन्हीं के दरबार में रहते थे। रामचंद्र रीवा के जो राजा थे उन्हीं दरबार में रहते थे तानसेन। उसके बाद अकबर के पास आए। फिर हम बात करते हैं अकबर तानसेन के बारे में कि तानसेन का कुछ कीर्ति भी है, जैसे मियाँ की टोडी। क्वेश्चन पूछेगा कि मियाँ की टोडी किसका कीर्ति है? तो तानसेन का। मियाँ की टोडी किसका कीर्ति है? तानसेन का। मियाँ का मल्हार भी तानसेन का ही कीर्ति है। मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार किसका कीर्ति है? तानसेन का कीर्ति है। जबकि मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा किनका है? तानसेन का ही कीर्ति है। मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा, ये सब क्या है? तानसेन का कीर्ति है। कौन कौन? तो मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा, ये सब क्या है? तो तानसेन का कीर्ति है। तानसेन को जो है अकबर जो है तानसेन को जो है अकबर जो है
कंठाभरण बानी विलास की उपाधि दिया था। अकबर जो है तानसेन को किसी की उपाधि देते थे? कंठाभरण बानी विलास, क्योंकि उनका जो आवाज निकाला था मंत्र मुग्ध कर देता था, इसलिए उनको उपाधि दिए थे अकबर के द्वारा कंठाधरण बानी विलास। तानसेन को क्या उपाधि दिया गया था? कंठाभरण बानी विलास दिया गया था। फिर हम बात करते हैं कि तानसेन के गुरु कौन थे, संगीत के गुरु कौन थे। तो तानसेन के गुरु थे हरिदास। ऐसा कुछ विद्वानों को मानना है कि तानसेन गुरु जो है, तानसेन गुरु कौन थे? तो कौन थे? हरिदास। कौन थे? हरिदास। और हरिदास जो है वृंदावन में रहते थे। हरिदास कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। हरिदास कहाँ रहते थे? वृंदावन में रहते थे। लेकिन कुछ विद्वानों को मानना है कि तानसेन हरिदास दोनों का गुरु कौन से? मानसी तोमर। दोनों गुरु कौन थे? मानसी तोमर। हरिदास और तानसेन दोनों गुरु कौन से? मानसी तोमर थे। और कुछ इनके बाद तानसेन के गुरु कौन थे? फिर हम बात करते हैं हरिदास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि हरिदास जो है कभी भी अकबर के दरबार में जाके गाना नहीं गाए, क्योंकि अकबर ही उनके पास आते थे, क्योंकि उनको मानना था कि हम सिर्फ भगवान के लिए गाते हैं, किसी और के लिए नहीं गाते हैं। इसलिए जो है अकबर के दरबार में कभी नहीं गए हरिदास। और हरिदास के पास ही आकर के गाना सुनने आते थे, क्योंकि बहुत अच्छे गाते थे, इसलिए उनके पास आते थे। फिर हम आगे बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर और क्या क्या शुरू किए थे। अकबर एक अनुवाद विभाग शुरू किया था, मतलब किसी चीज को अनुवाद करने के लिए एक विभाग लाए थे अकबर। यानी क्वेश्चन पूछेगा अनुवाद विभाग किसने शुरू किया था? अकबर। अनुवाद विभाग किसने शुरू किया था? अकबर शुरू किया था। जिसमें कौन कौन शामिल था? तो नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान। कौन कौन था? नकीब खां था, अब्दुल कादिर बदायूनी था और शेख सुल्तान था। इन सब जो क्या था? अनुवाद विभाग में शामिल था। इन सबों ने क्या किया? रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवाद किए। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान को जो अनुवाद विभाग में शामिल किया गया था, रखा गया था, उनमें से क्या, इसलिए उन्होंने क्या किया? रामायण और महाभारत को क्या किया? फारसी में अनुवाद किए। फिर क्वेश्चन पूछता है कि फारसी में जो अनुवाद किए तो रजमनामा नाम से, क्वेश्चन पूछेगा रजमनामा नाम से किसको फारसी में अनुवाद किया गया? तो महाभारत को। रजमनामा नाम से काफी क्वेश्चन पूछता है इससे कि रजमनामा नाम से महाभारत किसको फारसी में अनुवाद किया गया? महाभारत को किया गया। रजमनामा नाम से किसको फारसी में अनुवाद किया गया? महाभारत को किया गया। अब महाभारत को ही कहा जाता था उद्धव का पुस्तक कहा गया। इन लोगों के द्वारा जो अनुवाद विभाग में शामिल थे, उन लोगों के द्वारा जो है महाभारत क्या कहा गया? युद्धों का पुस्तक कहा गया। महाभारत क्या कहा गया? युद्धों का पुस्तक कहा गया। फिर हम आगे अकबर के बारे में बात करते हैं। अकबर जो है पंचतंत्र को भी फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर जो है पंचतंत्र को भी फारसी में अनुवाद किया था, लेकिन उसमें जो फारसी में अनुवाद किए थे वो कौन थे अनुवाद करने वाला? तो अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा लिखे थे उसको कौन किए थे? अबुल फजल फारसी में अनुवाद किए थे अनवर सदात नाम से। किस नाम से? अनवर सदात नाम से। जबकि वही पंचतंत्र को एक और अनुवाद किए थे मौलाना हुसैन फैज फारसी में, उसने चार दानिश नाम से किए थे। मौलाना हुसैन फैज जो है किस नाम से किए थे? चार दानिश नाम से किए थे। मौलाना हुसैन फैज जो है किस नाम से किए थे? चार दानिश नाम से किए थे। उसके बाद बात करते हैं कि अकबर के समय ही जो है अथर्ववेद को भी फारसी में अनुवाद करवाया गया था। लेकिन अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया था? तो हाजी इब्राहिम सरहदी। अथर्ववेद को फारसी में अनुवाद किनके द्वारा कराया गया? तो हाजी इब्राहिम सरहदी कराया गया। किनके द्वारा कराया गया? हाजी इब्राहिम सरहदी कराया गया। उसके बाद राजतरंगिणी को भी किसने किया था? मुल्ला शाह मोहम्मद। क्वेश्चन पूछेगा कि राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो मुल्ला शाह मोहम्मद। काफी क्वेश्चन पूछता है अथर्ववेद के बारे में, राजतरंगिणी के बारे में, कि राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? मुल्ला शाह मोहम्मद। राजतरंगिणी को फारसी में किसने क्या अनुवाद किया था? मुल्ला शाह मोहम्मद किया था। जबकि अथर्ववेद को किसने किया था? हाजी इब्राहिम सरहदी। फिर हम आगे बात करते हैं कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था, निर्माण किया गया था। बुलंद दरवाजा किनके द्वारा निर्माण किया गया था? अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था 1602 में, जो कि गुजरात विजय के उपरांत जो है बुलंद दरवाजा बनाया गया था 1602 में। क्वेश्चन पूछेगा बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया गया? तो 1602 में करवाया गया। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किस पत्थर से करवाया गया था? लाल बलुआ पत्थर से। किससे करवाया गया? लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया बुलंद दरवाजा का निर्माण। बुलंद दरवाजा का निर्माण किससे कराया गया? तो लाल बलुआ पत्थर से कराया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण किससे कराया गया?
तो लाल बल्लभ पंथ से कराया गया। फिर हम आगे बात करते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है अकबर के बारे में कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासक कहा गया, तो अकबर के शासनकाल को कहा गया। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा गया, तो अकबर के शासनकाल को कहा गया, क्योंकि इस समय हिंदी का प्रचार प्रसार काफी ज्यादा मात्रा में हुआ था, इसलिए जो है अकबर के शासनकाल को जो है जो कि 1556 1605 ईस्वी तक रहा, उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। क्या कहा गया, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। एक और बात करते हैं कि एक नरहरि थे, उनको भी अकबर जो है एक उपाधि दिए थे, महापात्र की उपाधि। क्वेश्चन पूछेगा कि नरहरि को उपाधि अकबर क्या दिए थे, महापात्र की। नरहरि को जो है अकबर ने किस चीज की उपाधि दिए थे, महापात्र की। किस चीज की उपाधि दिए थे अकबर, तो महापात्र की उपाधि दिए थे। नरहरि जो है, नरहरि जो ब्रजभाषा कवि थे, नरहरि कौन थे, तो ब्रजभाषा कवि थे और भक्ति परंपरा से संबंध रखते थे। किस परंपरा से संबंध रखते थे, भक्ति परंपरा से संबंध रखते थे नरहरि। फिर हम आगे बात करते हैं अकबर के बारे में कि अकबर के दरबार में 9 व्यक्ति रहता था, उसको 9 रत्न के रूप में जाना गया, और 9 व्यक्ति का सबका अलग अलग काम था। 9 व्यक्ति में क्वेश्चन पूछता है कि 9 व्यक्ति में कौन शामिल नहीं है, उसका नाम पूछता है, तो हम 9 के बारे में जानेंगे। पहला नाम आता है अबुल फजल का, जो कि फैजी के भाई है, यानी अबुल फजल फैजी तानसेन, अबुल फजल फैजी तानसेन। उसके बाद 3 कौन आता है, तो बीरबल टोडरमल राजा मानसी, बीरबल टोडरमल राजा मानसी। उसके बाद 3 कौन आता है, बीरबल टोडरमल राजा मानसी। और उसके बाद 3 कौन आता है, तो अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो पेजा। ये क्या थे, 9 रत्नों में शामिल थे। कौन कौन, अब्दुल फजल फैजी तानसेन, बीरबल टोडरमल राजा मानसी, अबुल रहीम खान खाना, फकीर अजीमुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। कौन कौन आते हैं, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीमुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा मानसी, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, फैजी, अबुल फजल, ये 9 रत्नों में शामिल थे। 9 रत्नों में से एक बीरबल जो आते थे, उनको जो है उपाधि दिए थे अकबर, कवि प्रिय की उपाधि दिए थे। किसी का उपाधि दिए थे, तो कवि प्रिय। अकबर के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछेगा कि कवि प्रिय किसको उपाधि दिया गया था अकबर के द्वारा, तो बीरबल को। किसको द्वारा दिया गया था, बीरबल को दिया गया था कवि प्रिय। अकबर एक धर्म चलाए थे, उस धर्म का नाम था दीन इलाही धर्म। क्या चलाए थे, दीन इलाही धर्म चलाए थे। और वह दीन इलाही धर्म को जो है पहला हिंदू शासक थे जो अपनाने वाला पहला हिंदू शासक। क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन है, तो बीरबल। दीन इलाही धर्म अपनाने वाला पहला शासक हिंदू शासक कौन है, बीरबल है। जबकि अंतिम हिंदू शासक भी बीरबल ही है, यानी इन्हीं पर शुरू हुआ और इन्हीं पर खत्म हो गया। यानी दीन इलाही धर्म अपनाने वाले प्रथम और अंतिम शासक कौन थे, हिंदू शासक कौन थे, तो बीरबल। दीन इलाही धर्म अपनाने, चूंकि अकबर मुस्लिम था और बीरबल हिंदू थे, तो क्वेश्चन पूछता है कि दीन इलाही धर्म अपनाने वाले प्रथम हिंदू शासक कौन थे, तो बीरबल, और अंतिम हिंदू शासक कौन थे, तो बीरबल। फिर हम आगे बात करते हैं कि अकबर के द्वारा कुछ बनाया गया, जैसे हुमायूं का मकबरा बनाया गया, आगरा का लाल किला बनाया गया। तो इससे संबंधित बात क्वेश्चन पूछता है हमेशा। क्वेश्चन पूछेगा कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में जो है किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा बनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा का लाल किला किनके द्वारा बनाया गया, तो अकबर के द्वारा। आगरा का लाल किला किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा बनाया गया। आगरा का लाल किला किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा बनाया गया। उसका शाही महल काफी पूछता है इससे, शाही महल जो कि फतेहपुर सीकरी में है, किनके द्वारा बनाया गया, अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। शाही महल भी किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। जबकि दीवाने खास पंचमहल किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा। दीवाने खास पंचमहल किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। दीवाने खास पंचमहल किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। जोधा भाई का महल भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। जोधा भाई का महल किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। जोधा भाई का महल किनके द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। इलाहाबाद का किला भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। यानी इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला, इलाहाबाद किला लाहौर किला किसने बनाया था, अकबर। क्वेश्चन पूछेगा कि लाहौर किला किसने बनाया, अकबर, या इलाहाबाद किला किसने बनाया, अकबर। तो ये सब इतना इन्होंने बनाए थे। उसके बाद बात करते हैं कि अकबर के विभाग में, अकबर के शासनकाल में एक सैनिक विभाग हुआ करता था। उस सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, बख्शी मीर बख्शी। कौन थे, मीर बख्शी। कौन थे, मीर बख्शी। सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, मीर बख्शी। सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, मीर बख्शी। क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर के दरबार में सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, मीर बख्शी। जिस प्रकार वित्त मंत्री थे कौन, राजा टोडरमल, उसी प्रकार जो है मीर बख्शी जो कौन थे, सैनिक विभाग के प्रमुख थे। क्वेश्चन काफी पूछता है
कि अकबर के दरबार में सैनिक विभाग के प्रमुख कौन थे, कौन हुआ करता था, तो मीर बख्शी। सैनिक विभाग प्रमुख कौन हुआ करता था, मीर बख्शी हुआ करता था। उसके बाद बात करते हैं अकबर के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के दरबार में सबसे पहले अंग्रेज आने वाला कौन व्यक्ति था, तो रॉल्फ फिंच। काफी क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति अंग्रेज कौन थे, तो रॉल्फ फिंच। कौन थे, रॉल्फ फिंच। कौन, क्या नाम था उनका, रॉल्फ फिंच नाम था। अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, रॉल्फ फिंच नाम थे। रॉल्फ फिंच थे जिन्होंने अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज थे। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे, रॉल्फ फिंच। उसके बाद बात करते हैं एक मोहम्मद हुसैन कश्मीरी थे, उनका नाम दिया था जड़ी कलम। अकबर के द्वारा जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या नाम दिया था, जड़ी कलम। क्वेश्चन पूछे जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया गया, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया गया, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया गया, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। जड़ी कलम की उपाधि किसको दिया गया, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया। फिर हम आगे बात करते हैं कि अकबर जो है एक कंपनी की भी स्थापना किए थे। उस कंपनी का नाम दिया गया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अकबर के द्वारा जो है एक कंपनी स्थापित किया गया था, उस कंपनी क्या नाम दिया गया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी क्या नाम दिया गया था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया था। अकबर के द्वारा जो है एक कंपनी स्थापित किया गया था, उस कंपनी का नाम दिया गया तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी क्या नाम दिया गया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। फिर हम बात करते हैं काबुल पर कुछ विजय प्राप्त किए। अकबर के द्वारा जो है कुछ स्थानों पर विजय प्राप्त किया गया। जैसे काबुल पर विजय प्राप्त किए 1581 में। काबुल पर विजय कब प्राप्त किए, 1581 में। काबुल पर विजय कब प्राप्त किया अकबर, तो 1581 में। जबकि बिहार बंगाल को 1574 से 76 तक, 76 में मिला दिए बिहार बंगाल को 76 में, यानी 1574 से लेकर 76 बिहार बंगाल। उसके बाद मालवा का युद्ध जो हुआ था 1561 में, सब के सब जितना है उसमें अकबर की जीत हुआ था। काबुल का युद्ध हो या मालवा का युद्ध हो या और भी इस तरह के जो आगे जो नाम आएगा उसका सबको अकबर ही विजय प्राप्त किए थे। यानी मालवा का युद्ध कब हुआ था, 1561। मालवा का युद्ध कब हुआ था, 1561 में हुआ था। मालवा का युद्ध कब हुआ था, 1561 में हुआ था। फिर हम बात करते हैं कि आमेर का युद्ध कब हुआ था, यानी चुनार, मेड़ता और आमेर का युद्ध कब हुआ था, 1562 में। चुनार, मेड़ता और आमेर का युद्ध कब हुआ था, 1562 में। चुनार, मेड़ता और आमेर का युद्ध कब हुआ था, 1562 में हुआ था। चुनार, मेड़ता और आमेर का युद्ध कब हुआ था, 1562 में हुआ था। जबकि गोंडवाना का युद्ध कब हुआ था, 1564 में, 1564। गोंडवाना का युद्ध कब हुआ था, गोंडवाना काफी पूछता है किसी भी एग्जाम में। गोंडवाना का युद्ध कब हुआ था, यानी कब लड़ा गया था अकबर के द्वारा, ये कब विजय प्राप्त किया था अकबर, तो 1564 में। गोंडवाना के कब हुआ था, 1564 में। जबकि मेवाड़ कब हुआ था, 1568 में। मेवाड़ कब हुआ था, 1568 में। मेवाड़ कब हुआ था, 1568 में हुआ था। मेवाड़ का कब हुआ था, 1568 में। मेवाड़ कब हुआ था, 1568 में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि रणथंभौर का 1569 में। रणथंभौर कब हुआ था, 1569 में हुआ था। रणथंभौर कब हुआ था, रणथंभौर कलिंग 1569 में हुआ था। जबकि मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर को 1570 में हुआ था। मारवाड़, जैसलमेर और बीकानेर का कब हुआ था, 1570 में। फिर हम बात करते हैं कि अकबर के द्वारा जो है 4 बाग परंपरा भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि 4 बाग परंपरा किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। 4 बाग परंपरा किनके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। 4 बाग परंपरा किनके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। एक ही स्त्री से विवाह करने की प्रथा भी शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा जो है एक ही स्त्री से विवाह करने की प्रथा शुरू किया गया था। और जबकि उसका यदि किसी की पति या पत्नी मर जाए उस केस में दूसरा विवाह कर सकता था, ऐसे एक ही विवाह करने का प्रचलन था। उसका स्वयं की इच्छा से विवाह करने का प्रचलन था। गार्जियन के दबाव के बिना भी यदि कोई चाहे कि स्वयं से विवाह करे, स्वयं की इच्छा से, तो स्वयं की इच्छा से विवाह कर सकता था अकबर के समय। अकबर जो है अकबर के समय अकबर जो है अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन क्या नाम था, जलाल। अकबर के बचपन का क्या नाम था, जलाल। तो ये था अकबर से सारा संबंधित प्रश्न जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जिसके बारे में आज बात किए। जो आप
इसे आप काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ें ताकि किसी भी एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन बना सकें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुगल काल में जो मुगल काल शासक है अकबर, उसके बारे में हमेशा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा अकबर से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इनका कार्यकाल काफ़ी लोकप्रिय रहा, काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए इनसे संबंधित, अकबर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो आई होप इसे पढ़ें और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन बना सकें। थैंक यू।